तमिलनाडु की राजनीति, जहां दशकों से सिर्फ दो ही प्रमुख दलों का दबदबा रहा है, लेकिन अब जो वहां हो रहा है ना, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी समझने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। कैसे एक बेहद लोकप्रिय सुपरस्टार ने पर्दे के हीरो से असल जिंदगी का राजनेता बनकर एक बहुत मजबूत सिस्टम को सीधी चुनौती दी है। बात हो रही है सी जोसेफ विजय और उनकी नई पार्टी के एकदम तूफानी उदय की। तो चलिए इस पूरे बदलाव को डीकोड करते हैं। उनकी एक फिल्म है जननायक, जो अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन उसका एक डायलॉग इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। डायलॉग था, मैं आ रहा हूं और वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। देखने में ये सिर्फ एक फिल्मी लाइन लगती है ना? लेकिन असल में इसने एक बहुत बड़े राजनीतिक अभियान का टोन सेट कर दिया। ये एक साफ मैसेज था कि ये कोई पार्ट टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि राजनीति में टिके रहने का एक पक्का इरादा है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, सिल्वर स्क्रीन छोड़ना और एक नए नेता का उदय। जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 33 साल। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पिछले 33 सालों से विजय तमिल सिनेमा के बेताज बादशाह रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने दशकों में एक ऐसा विशाल और वफादार दर्शक वर्ग तैयार किया है जो उन पर आंख बंद करके भरोसा करता है। और यही 33 साल की मेहनत आज उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बन गई है। और ये सब उन्होंने किया 51 साल की उम्र में। सोचिए, एक ऐसा समय जब वो अपने करियर के एकदम टॉप पर थे, सबसे ज्यादा फीस, सबसे ज्यादा हिट्स, लेकिन उन्होंने उस सब को पीछे छोड़ने का बहुत बड़ा रिस्क लिया। अपनी रैलियों में भी उन्होंने यही बात बार बार दोहराई कि वो शोहरत छोड़कर जनता के बीच आए हैं। और सच कहें तो इस बात ने वोटर्स के दिलों पर सीधा असर किया। अब इस टाइमलाइन को देखिए। तमिल जगह वेत्री कड़गम यानी टीवी के ये पार्टी बनी कब? सिर्फ 2024 में। मतलब बहुत ही कम समय में ये नई पार्टी सीधे सत्ता के दरवाजे पर खड़ी नजर आ रही है। राजनीति में ऐसी रफ्तार सच में बहुत कम देखने को मिलती है। ये साफ दिखाता है कि जमीन पर बदलाव की कितनी ज्यादा मांग थी। वैसे तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा का रिश्ता काफी पुराना है। करुणानिधि जी हों या जयललिता जी, ये दिग्गज भी तो फिल्मों से ही आए थे। पर विजय का रास्ता थोड़ा अलग रहा। उन्होंने अपनी हालिया फिल्मों में बहुत ही सोच समझकर ऐसे रोल चुने जो सीधे आम आदमी की परेशानियों से जुड़े थे, जैसे चुनाव में धांधली या सिस्टम में करप्शन। हुआ ये कि धीरे धीरे उनकी एक मजबूत सामाजिक छवि बन गई और उनके लाखों मेंबर्स वाले जो फैन क्लब थे, वो देखते ही देखते एक बेहद ताकतवर और समर्पित राजनीतिक कैडर में बदल गए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हाईटेक इनोवेशन, यानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह चुनाव प्रचार। ये सच में इस पूरे चुनाव का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक तरफ बाकी पार्टियां वही पुराने तरीके से रोड शो और रैलियां कर रही थी, और दूसरी तरफ टीवी एके ने पूरा हाईटेक गियर लगा दिया। ग्रामीण इलाकों में लोगों तक पहुंचने के लिए उन्होंने सीधे होलोग्राम का इस्तेमाल किया। गांव में होलोग्राम ऑन होता और लगता जैसे वो खुद वहां खड़े होकर बोल रहे हों। इसके अलावा पार्टी के कपड़े पहने हुए रोबोट्स और यहां तक कि कपड़ों की दुकानों वाले मैनिकिन्स का भी ऐसा इस्तेमाल हुआ कि लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा। और ये वाली तरकीब तो 100% सिनेमा से ही आई थी। बॉडी डबल का इस्तेमाल। फिल्मों में जो लोग खतरे वाले स्टंट करते हैं ना, उन डुप्लीकेट्स को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया। जब ये बॉडी डबल भीड़ के बीच जाते तो लोगों को लगता कि उनका हीरो सच में उनके बीच आ गया है। लोग उन्हें गले लगा रहे थे। इससे हुआ ये कि उनका अभियान एक ही समय में कई जगहों पर चलने लगा। एक बहुत ही स्मार्ट और अनोखा मूव। इसके बाद बारी आती है उनके चुनाव चिन्ह की, सीटी यानी विसल। ये सिर्फ एक निशान नहीं रहा, ये तो एक पूरा वायरल मूवमेंट बन गया। जरा सोच कर देखिए, बच्चे अपने माता पिता के पीछे तब तक सीटी बजा रहे हैं जब तक वो वोट डालने नहीं चले जाते। इसकी ढेरों रील्स बनी, यहाँ तक कि घरों के बाहर बनने वाली रंगोलियां भी सीटी के डिजाइन की बनने लगी। मतलब चुनाव प्रचार सीधा लोगों के घरों और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, युवाओं को जोड़ना, वो वोटर बेस जिसने शायद सबसे बड़ा फैसला किया। अगर हम नंबर्स पर नजर डालें तो तमिलनाडु में लगभग 20% हिस्सा युवा मतदाताओं का है। ये करीब 1 करोड़ 18 लाख का आंकड़ा है। और सबसे खास बात,
इस बार जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी पहली बार वोट देने वाले युवा तमिलनाडु में ही थे, करीब 12,51,000। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग था जो पारंपरिक द्रविडियन पार्टियों से कुछ अलग चाहता था, और उन्हें इस नई पार्टी में वो बदलाव की उम्मीद नजर आई। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, बड़े वादे और लक्षित नीतियां। इस पार्टी ने जो वादे किए वो बहुत ही स्पष्ट और सीधे थे। महिलाओं के लिए हर महीने 2,000 रुपए की मदद, साल के 6 मुफ्त गैस सिलेंडर और शादी के वक्त सोना और साड़ी। छात्रों के लिए भी एक बड़ा ऐलान था, 12वीं से लेकर पीएचडी तक के लिए 25 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। मछुआरों के लिए पहली बार 8 तरह की मछलियों पर एमएसपी, और मछली पकड़ने पर जब रोक लगती है तो उस दौरान 27,000 रुपए की आर्थिक मदद। ये सारे वादे उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे जो इस वक्त कड़े आर्थिक दबाव से गुजर रहे हैं। और अब हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, बदलता तमिलनाडु और स्थापित राजनीतिक दलों को चुनौती। शुरुआती रुझानों के जो आंकड़े आए वो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी थे। 234 सीटों वाली विधानसभा में जहां सरकार बनाने के लिए 117 सीटें चाहिए होती हैं, वहां टीवी के शुरुआती रुझानों में ही 100 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही थी। वहीं सत्ता में काबिज डीएमके गठबंधन खिसककर लगभग 46 सीटों पर आ गया और एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन 60 के आसपास दिखा। एक पार्टी जो बिल्कुल पहली बार मैदान में उतरी हो, उसका ऐसा प्रदर्शन सच में किसी बड़े राजनीतिक चमत्कार से कम नहीं है। और इस चमत्कार की सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब बिना किसी गठबंधन के हुआ। पार्टी ने सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। खुद पार्टी के नेता ने चेन्नई और तिरुचिरापल्ली से 2 अलग-अलग सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों जगह लीड हासिल की। बिना किसी पुरानी और स्थापित पार्टी के सहारे के ऐसा करना एक बहुत ही साहसिक फैसला था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। इस नंबर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, 85। इस बार तमिलनाडु में ऐतिहासिक 85% वोटिंग हुई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का घरों से बाहर आना साफ बताता है कि नए कैंपेन्स और इन नए वादों ने लोगों के अंदर कितना जोश भर दिया था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि मतदाता किसी बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे थे। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तमिलनाडु ने भारतीय राजनीति के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है? क्या आने वाले समय में देश के बाकी हिस्सों में भी हमें ऐसे ही राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेंगे, जहां सिनेमाई लोकप्रियता और हाईटेक प्रचार मिलकर दशकों पुरानी पार्टियों को हिलाकर रख देंगे? खैर, आगे जो भी हो, राजनीति का ये तरीका अब हमेशा के लिए बदलता हुआ जरूर दिख रहा है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।